हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। दिस इज योर नितिन भैया और आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट की लाइट चैप्टर की, जिसमें हम रे डायग्राम क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, इन सब बातों की डिस्कशन करेंगे और वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। लेकिन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो पिछली वीडियो में कराया गया था वो आप सभी ने पढ़ा होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपने उसको रिवाइज नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। मेरी एक बात आप ध्यान से समझिए, पढ़ाई जो है वो टफ नहीं होती, वो मुश्किल नहीं होती, उसको टफ बनाता है आपका माइंडसेट। अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है, इट कैन बी एकेडमी, इट कैन बी और स्कूल टीचर्स, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप जो पढ़ते हो उसमें अगर आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हो एंड इट विल नॉट टेक टू मच टाइम। अगर आपको टीचर ने जो पढ़ाया और अगर आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स में आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि आपको उसको रिकॉल करना जरूरी है। अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे तो डेफिनेटली चीजें जो है वो आपके माइंड से स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप एक लंबा गैप दे दोगे, 1 वीक का, 4 डेज का, 5 डेज का, जब आप उसे देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल नया लगेगा। आपको प्रॉब्लम आएगी कि एक्चुअली इसमें क्या बताया गया था, क्या समझाया गया था। तो मेरी सलाह है आप सभी के लिए कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है डेली बेसिस पे आप उसको रिवाइज करते चले और फिर देखिए पढ़ाई आपको खुद पे खुद कितनी आसान लगने लगेगी। चलिए, ऑप्टिकल रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको यह बताया था लास्ट वीडियो में कि जो डेंसर मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल्स जो है नजदीक होते हैं और वो लाइट के लिए रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से लाइट की जो स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में कम होती है। जबकि जो रेयर मीडियम होता है उसमें जो है पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और उसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रेयर मीडियम में जो है लाइट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और डेंसर में लाइट की स्पीड कम होती है। ऑलरेडी ये रूल हम पढ़ चुके। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगी, और जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। देख सकते हैं आप, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये नॉर्मल है तो इससे दूर हटेगी तो इधर को जाएगी। तो लाइट जो है जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। ये सभी को आपको ध्यान रखना है और ये रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो भी करना है। अब आ जाते हैं स्फेरिकल लेंस पे। स्फेरिकल लेंस की अगर हम बात करें तो जैसे स्फेरिकल मिरर्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें जो मिरर होते थे वो एक्चुअल में एक स्फेयर का पार्ट थे, इसलिए उनको स्फेरिकल मिरर कहा गया था। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, दो तरह के मिरर हमने पढ़े थे। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, स्फेरिकल लेंस। अगर उन लेंस को आप पूरा करो तो एक्चुअली वो एक स्फेयर बनाते हैं, वो एक स्फेयर का पार्ट है, इसलिए इनको कहा जाता है स्फेरिकल लेंस। ध्यान से देख सकते हो, डेफिनेशन में लिखा हुआ है spherical lens, it is a transparent medium bound by the two surface। ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो सरफेस से बाउंड होता है। जैसे अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें एक सरफेस इधर होगा, एक सरफेस इधर होगा। और कॉनकेव लेंस ऐसा होता है जिसमें एक सरफेस इधर होगा और एक सरफेस इधर होगा। तो ये आपका होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किनारों पे से तो पतला होता है, थिन फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर पर वो थिन होगा, थिक एट द सेंटर, सेंटर पर थिक होगा, एंड कन्वर्जिंग होगा। क्या होता है कन्वर्जिंग, बताओ जल्दी से। कन्वर्जिंग आप सभी बताने वाले हो क्योंकि ऑलरेडी आपको कन्वर्जिंग बताया गया था जब हमने बात की थी कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि जितनी भी रेज आती है वो सारी की सारी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है। अब ये है पैरेलल रेज जो इंफिनिटी से आ रही है। अब ये करेगा बेंडिंग, क्योंकि ये मिरर नहीं है, ये ग्लास है, इसमें जो रेज है वो आर पार जाएंगी। तो जब आप इन रेज को ऐसे सीधा ले जाओगे तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है और मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर था जो कन्वर्जिंग होता था। तो ये सारी की सारी रेज जो है वो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएगी, जिस पॉइंट को कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये सारी रेज को इकट्ठा करा सकता है, इस मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। इसी का अपोजिट होगा डाइवर्जिंग मिरर, जो कि कॉनकेव लेंस होता है, जो सेंटर पर थिन होता है, पतला होता है, और कॉर्नर पर थिक होता है। जब भी पैरेलल रेज आएंगी इन सभी रेज को ये क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा रैंडम डायरेक्शन में।
और क्योंकि ये रेस को डाइवर्स करता है, फैला देता है, इसीलिए ये जो लेंस होता है ये कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। अब इसका अगर हम फोकस जो है इधर, तो रियल में ये इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो अगर आप इनको ऐसे मिलाओगे तो ऐसा लगेगा कि दे कैन अपीयर एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज अगेन नोन एज प्रिंसिपल फोकस। लेकिन इसका जो फोकस होगा वर्चुअल होगा, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो रियल होगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ध्यान से देख सकते हैं आप सभी, स्फेरिकल लेंस में कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ लिया, कॉनकेव लेंस वी ऑलरेडी स्टडीड। नाउ ये कुछ आपको फिगर दिखाई गई है लेंस की। हालांकि आपके अभी जो यूज होंगे, ये वाला यूज होने वाला है जिसको बाई कॉन्वेक्स भी कहा जाता है। बाई क्योंकि एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये, और इसको बाई कॉनकेव कहा जाता है क्योंकि एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये होता है। सिंपल वर्ड्स में आप इनको कॉन्वेक्स और कॉनकेव कह सकते हो, और ये वाले दो लेंस ही हम यूज करेंगे आगे रे डायग्राम बनाने के लिए। लेकिन उन रे डायग्राम को बनाने के लिए आपको इस लेंस के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी समझने होंगे जो होते हैं आपके फोकस, ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है वे पैरामीटर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप इस वाले सरफेस को लेते हो तो इसका एक स्फेयर इधर बनेगा, और इस वाले सरफेस को लेते हो तो इसका एक स्फेयर इधर बनेगा। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको आप C1 कह सकते हो, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको आप C2 कह सकते हो। इसका बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल O से, जिसका मतलब होगा ऑप्टिकल सेंटर। वो लाइन जो इन तीनों पॉइंटों से जाएगी उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। एक फोकस आपको मिला था जिसको आप F2 कहोगे, और इधर भी आप एक फोकस कंसिडर कर सकते हो जिसको F1 कहोगे। ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है सेंटर तक की, वो डिस्टेंस डबल होती है इस वाली वैल्यू से जिसको फोकल लेंथ कहा जाता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो पॉइंट है C1 को, इसको आप 2F1 भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में आपको 2F1 और इधर 2F2 लिखा मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको जान लेने हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स की, कि अगर रे किस तरीके से आ रही है और इस लेंस के थ्रू बैंड होके वो कैसे जाएगी, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। चलिए, कुछ बच्चों को ये टफ लगते हैं रे डायग्राम समझना, अभी थोड़ा मुश्किल और लगेंगे क्योंकि जो मिरर है और जो लेंस है ये अपोजिट है थोड़ा। मिरर में क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था, ये आर पार जाते हैं। और एक इसमें आप देखोगे कॉन्सेप्ट बदलेगा V के लिए। जब V की वैल्यू मिरर में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव आती थी तो वो नेचर बताती थी वर्चुअल। लेंस में जब आप V की वैल्यू पॉजिटिव पढ़ोगे तो वो नेचर बताएगी रियल। तो कॉन्सेप्ट आपके लिए टफ होने वाले हैं, वो केवल उसका रीजन रहेगा आपकी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो तो आपको ये आसान लगेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो यही कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगने वाले हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि आपकी जो लिमिट्स है वो आपका माइंड ही है। आपका माइंड ही आपकी लिमिट्स डिसाइड करता है। अगर आपने अपने माइंड को एक मैसेज भेजा है कि यस आई कैन डू इट, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलिए, पहला रूल, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2। आप किधर भी ले सकते हो, इधर F1 F2 भी ले सकते हो, इधर भी आप ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि F1 इधर ही लेना है, इधर F1 2F1 लिखा हुआ है, इधर आप F2 2F2 भी लिख सकते हो, और इधर फिर आप F1 2F1 लिख सकते हो। ये फोकस, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। पहला रूल ये है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आपको एक तो इस रे को जो ले जाना है वो आपको लेंस के आधे तक ले जाना है। कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि सर मीडियम तो इस वाले पॉइंट पर ही चेंज हुआ, एयर से ग्लास में जा रही है तो हम बेंडिंग यहाँ पे क्यों नहीं करा रहे। ये आपके 10th सिलेबस में थिन लेंस है। थिन लेंस के लिए हम हमेशा एवरेज लेके चलते हैं, तो आपको यहां तक आधे तक इसको सीधा ले जाना है, उसके बाद आपको बेंडिंग करानी है। और रूल ये कहता है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो क्या होके जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ध्यान देना है आपको, सेम रूल्स आपने पढ़े थे मिरर के अंदर भी, रूल यही था उसमें भी, बस इसमें थोड़ा ग्लास का यूज कर रहे हैं। वहां मिरर होते थे उसमें रिफ्लेक्ट होती थी, इसमें बेंडिंग होगी, आर पार जाएगी। चलिए, दूसरा रूल होता है अगर कोई भी रे फोकस से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई बैंड होगी। और तीसरा रूल होता है लास्ट, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो इसी पाथ से सीधी चली जाएगी, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी।
चलिए अब हम इन रूल्स को आप रिकॉल कर लो, इनको फॉलो करते हुए ही आपको बनाने हैं रे डायग्राम। अब इसमें आप देखिए रे डायग्राम आप कई बार बुक के अंदर देखोगे तो आपको रे डायग्राम कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। 6 केस जो आप पढ़ते हो, 6 केस की अगर मैं बात करूं इसमें आपके लिए, तो 6 केस जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर में पढ़े थे सेम इसमें है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ओ, F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट एक बार इंफिनिटी पे रखी जाएगी और इंफिनिटी से आती हुई हमेशा पैरेलल रेज दिखाई जाती है, ये आप सभी जानते हैं। दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को हम 2F1 के पीछे रखेंगे, तीसरे पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को F1 पर रखेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखने वाले हैं। टोटल 6 ही केस हमारे पास इसमें बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले केस से। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख के चल रहे हैं? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी से आती हुई केवल पैरेलल रेज दिखाई जाती है, ऑब्जेक्ट को दिखाया नहीं जाता। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो आपने ये रे ली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी रे भी आपने पैरेलल ली है। अब ये जो रे है फोकस से जाएगी, ये वाली भी फोकस से जाएगी, रूल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इमेज वहां बनेगी जहां दोनों रिफ्रेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी। कहां इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस पर। अगर फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका नेचर, पोजीशन, साइज अगर हमें लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे आप? साइज आप देख रहे हो बिल्कुल पॉइंट साइज की बन रही है, और पॉइंट साइज की जब बनती है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज हाईली डिमिनिस्ड। पोजीशन कहां बन रही है? एट फोकस, तो इसको एट F2 लिखोगे। और नेचर क्या रहेगा इसका? नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो लेंस के केस में ये भी पहचान होती है, जो लेंस के पीछे बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। चलिए देख सकते हैं आप सभी, नेचर, पोजीशन, साइज लिखा हुआ है यहां पर भी। पोजीशन एट F2, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज होगा पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश, आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हो। चलिए अब बात आ जाती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें सेकंड रे डायग्राम की, तो सेकंड रे डायग्राम में कहां पे रख के चलेंगे हम ऑब्जेक्ट को? 2F1 के पीछे। ये रखी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। 2F1 के पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, उससे हमने दो रे ली। एक रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किससे जाएगी? फोकस से। एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से ली। टोटल हमने 3 रूल पढ़े हैं, वो आपका चॉइस है, आप कोई से भी 2 रूल फॉलो करा सकते हो। कहां इंटरसेक्ट कर रही है ये? F2 और 2F2 के बीच में। तो इमेज यहां पर बनी है जो कि साइज में क्या है? डिमिनिस्ड है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और पोजीशन जो होगी वो होगी बिटवीन F2 एंड 2F2। चलिए इसी तरीके से थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2F1 पर, ये रखी है ऑब्जेक्ट, एक रे गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किससे जाएगी? फोकस से, और एक रे गई है ऑप्टिकल सेंटर से, ये इंटरसेक्ट करेगी यहां पर। तो फाइनली इसकी इमेज बनेगी, जितने डिस्टेंस पर ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट है उतने ही सेम डिस्टेंस पर इमेज है। लेंस के अंदर जितने भी मेजरमेंट्स लेने हैं आपको, वो कहां से लेने हैं? ऑप्टिकल सेंटर से लेने हैं, और सेम साइज की बनेगी। तो साइज विल बी सेम, नेचर रियल होगा, और पोजीशन क्या होगी? एट 2F2 होगी। चलिए अब बात करते हैं इसमें थर्ड केस की। फोर्थ केस, फोर्थ केस में बताओ बच्चों हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? जल्दी से बताओ, सोचो और बताओ कहां रखेंगे। यस, हम ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे F1 और 2F1 के बीच में। ये रहे, ये F1 है और ये 2F1 है, और इनके बीच में यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एक रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो किससे जाएगी? फोकस से। और एक रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, वो कहां इंटरसेक्ट कर जाएगी? 2F के पीछे। तो जो पोजीशन होगी वो 2F2 के पीछे बनेगी, रियल बनेगी, लेकिन इस बार क्या बनेगी? बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, मैग्नीफाइड। चलिए फिफ्थ केस में आ जाते हैं। फिफ्थ केस की अगर हम बात करें, बताओ अभी हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? ऑर्डर हम वही लेके चल रहे हैं जो हम कॉनकेव मिरर में लेके चले थे। तो आई होप सो कि सभी बच्चों ने उस वीडियो को ध्यान से देखा है।
और सभी इसको आसानी से समझ पा रहे हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, एक रे हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सेम पाथ से होती हुई जाएगी। दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इंफिनिटी पर। तो पोजीशन जो होगी वो इंफिनिटी होगी, नेचर रियल होगा, लेकिन इस बार जो साइज है वो हाईली मैग्निफाइड होगा, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। लास्ट केस, ये एक ही केस पॉसिबल है जिसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर भी बनती थी। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। एक रे ली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से जाएगी, एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। दोनों रे के बीच में जो है, दोनों रिफ्रेक्टेड रे के बीच में गैप बढ़ेगा, वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इनको ऐसे मिला दो तो यस, ये एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं जाके ये मिल रही है और वहीं पर एक मैग्नीफाइड एक बड़ी इमेज बनेगी। तो इस बार जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, जो साइज होगा वो एनलार्ज्ड होगा, बड़ी बनेगी, और जो पोजीशन होगी वो बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सेम साइड बनेगी या ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। तो एक ही केस है ये जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वर्चुअल इमेज इसमें बनती है। इसी वजह से कई बारी ये जो रे डायग्राम है ये रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में, होम एग्जाम में पूछा गया है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। अगर आप सभी ने कॉनकेव की प्रैक्टिस कर रखी है, कॉनकेव मिरर्स के रे डायग्राम की, तो बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉनकेव जो लेंस है उसके थ्रू अगर हम रे डायग्राम की प्रैक्टिस करें, तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इस लेंस के अंदर जब रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो डाइवर्ज करेगा। लेकिन वो डाइवर्ज इस तरीके से करेगा कि इसको अगर आप पीछे मिलाओगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे फोकस पे जाके मिल रही है। लिखी हुई है डेफिनेशन, आप देख सकते हो। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, रे appears to diverge from the principal focus। appears to diverge, ऐसा लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज हुई है। सेकंड केस है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होती हुई आ रही है, इसी का अपोजिट होता है। अगर वो फोकस से होती हुई आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। उसमें आपको यहां से लेनी है और इस फोकस की डायरेक्शन में लेनी है, और फिर वो इस तरीके से पैरेलल चली जाएगी। थर्ड रूल, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर रे को आपने ऑप्टिकल सेंटर से लिया तो वो जैसे कॉन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा है सेम पाथ से जाएगी, तो इसमें भी सेम पाथ से विदाउट बेंडिंग वो पास हो जाएगी। और इसमें केवल दो ही रे डायग्राम बनते हैं। पहला रे डायग्राम अगर मैं बात करूं इसमें, तो सेम होगा, इंफिनिटी पर हम ऑब्जेक्ट को रख के चलते हैं। ये कॉनकेव लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एक सरफेस ये बनेगा, तो इसलिए यहां पर आप 2f2 लिख सकते हो, यहां पे f2, यहां पे आप f1 लिख सकते हो, यहां पे 2f1। ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा और इंफिनिटी से आती हुई केवल पैरेलल रेज दिखाई जाती है, और ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये रेज को डाइवर्ज कर देगा। लेकिन अगर आप इनको इधर मिलाओ तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस की डायरेक्शन में अंदर जाके मिल सकती है, क्योंकि इधर वो रियल में नहीं मिलेगी। तो दैट्स वाई वर्चुअली आप उनको फोकस पर वो मिलते हुए आपको लगेगी। तो इसलिए इसका जो नेचर होगा दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो पोजीशन होगी वो होगी एट फोकस, और जो साइज होगा वो होगा इसमें डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यू कैन राइट। और सेकंड केस में आप ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे यहां पे कहीं पे भी आप रखोगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो सेम पोजीशन पर बनती है। तो इसलिए जो सेकंड केस है वो एक ओवरऑल केस माना जाता है, और केवल वही केस इसमें लास्ट केस कंसिडर होता है। इसलिए कॉनकेव लेंस के केवल दो ही रे डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड रे डायग्राम की। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहां पर ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, कहीं पे भी आप रख लो। ये रखी है ऑब्जेक्ट, एक रे गई पैरेलल, वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन उसको पीछे मिलाओगे तो फोकस पर मिलेगी जाके वो। और एक रे आपने ली है जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। अब दोनों रिफ्रैक्टेड रे इधर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसको आप ऐसे पीछे मिलाओगे
तो ऐसा लगेगा कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए उसकी भी एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि f1 पर बनेगी। नेचर उसमें भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, और जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा। दैट कैन नॉट बी पॉइंट साइज, दैट यू कैन राइट डिमिनिश्ड ओनली। डिमिनिश छोटी बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज नहीं। तो दिस इज द लास्ट केस। पावर ऑफ लेंस से एक जनरल क्वेश्चन ये बन सकता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पर अगर आप आई टेस्ट करा रहे हो तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कई बार आपको बोलता है कि आपकी आंखों का जो नंबर है वो अब बढ़ गया है, वो 1.5 हो गया है, 2 हो गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम उस टॉपिक्स को जानेंगे, लेकिन पावर जो होता है, जब कहते हैं हम कि अब आपको इस पावर का लेंस लगेगा आपकी आंखों के, या आपका जो स्पेक्स बनेगा वो इस पावर का बनेगा, तो वो कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। जैसे हमने जब मिरर कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। साइन कन्वेंशन क्या होता है वो आपको बताता है जो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, कब उसकी फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है। इसी तरह का साइन कन्वेंशन है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के अंदर। सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा ऑब्जेक्ट को आप हमेशा किधर रख के चले हो, इधर रख के चले हो। यहां पे एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से है उसी को यू कहा जाता है, और वो वैल्यू हमेशा किस में ली जाएगी, माइनस में। क्योंकि अगर यहां पे भी आप कार्टेशियन प्लेन बनाओ तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये काम करेगा ओरिजिन का, और एक्स एक्सिस पे इधर की वैल्यू पॉजिटिव, इधर की वैल्यू नेगेटिव, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव और इधर नीचे नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस पे मेजर की जाती है और आप हमेशा उसको माइनस साइड में लेते हो, तो दैट मींस कि यू की वैल्यू हमेशा किस में लोगे, माइनस में लोगे। बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। जो इमेज हमारी बनी थी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, जो रियल इमेज बनी थी वो इधर की साइड बनी थी। ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे इमेज बन रही है वहां तक की डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो माइनस में होगी, वो पॉजिटिव। ये जो आपका एक्स एक्सिस पे इधर के साइड का पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है, तो इस बार v की वैल्यू पॉजिटिव अगर है तो वो रियल होगी। इमेज का जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहां पर यही है कि जब मिरर की हम बात करते थे तो रियल इमेज अगर होती थी तो v की वैल्यू नेगेटिव आती थी, लेकिन लेंस के अंदर अगर इमेज रियल बनी है तो इस बार v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वो आप देख सकते हो क्योंकि रियल इमेज इस बार पॉजिटिव साइड में बन रही है। वहीं पर अगर एक केस में वर्चुअल इमेज बनी थी तो ऑप्टिकल सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस v कहलाएगी, लेकिन इस बार वो नेगेटिव में आएगी। तो इस बार v की वैल्यू नेगेटिव आने पर क्या बताती है, वर्चुअल इमेज बताती है। फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसकी जो फोकल लेंथ हमें मिली थी कॉन्वेक्स लेंस की, वो एक्चुअली रेज इधर से पैरेलल आ रही थी और सारी की सारी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, और वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में ही आ रही है। ये सारी वैल्यू को फॉलो करते हुए एक फॉर्मूला यहां पर बनेगा, दैट इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें, सिमिलर है ये मिरर फॉर्मूला के जैसा ही, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला में यहां पर प्लस होता था और लेंस फॉर्मूला में यहां पर क्या होता है, माइनस होता है। बाकी सारे जो सिंबल्स है सबका मीनिंग सेम है। साइन कन्वेंशन आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अगर इसी से रिलेटेड हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दैट वाज HI/HO, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला मिरर में भी यही था और लेंस में भी सेम रहेगा। जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस वाले फॉर्मूले में। लेंस फॉर्मूला में जो लेंस कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। यहां पे माइनस नहीं होता। जबकि जब मिरर कॉन्सेप्ट के अंदर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था v और u के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या आया था, माइनस आया था। तो ये एक डिफरेंस है। अब ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है, तो यहां से एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, दैट इज HI/H0 इक्वल होगा v/u के। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी हो। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है और u की वैल्यू दे रखी है। तीनों वैल्यू पुट करके आप आसानी से हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की।
ध्यान से देखिए सारी वैल्यूज को, क्या क्या गिवन है इसमें आपको। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर, तो यू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में लेते हैं यू हमेशा, तो दैट विल बी माइनस 30 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर एक वर्ड और भी आ सकता था, कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, जिसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है। 10 सेंटीमीटर उसने बोला है और प्लस में आपको इसको लेना है। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज, जब भी आपको क्वेश्चन में लिख के आए कि आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, तो इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, v का वैल्यू। लेंस फॉर्मूला आपको लगाना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए ये सारी वैल्यू आप पुट करो और कैलकुलेट करके बताओ कि v की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है। इसके बाद नेचर ऑफ इमेज आप कैसे निकालोगे, v की वैल्यू अगर आपकी प्लस में आ रही है तो नेचर होगा रियल, और अगर v की वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है तो नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल। मैग्निफिकेशन आपको v और u के रेस्पेक्ट में निकालना है, और फिर एग्जैक्ट हाइट आपको इमेज की बतानी है अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करिए आप सभी इन वैल्यूज को लेके। चलिए बताओ सभी सोल्व करके क्या आंसर आ रहा है। यस, यहां पे मैं सोल्व कर देता हूं, आप सब अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे 1/f इज इक्वल टू, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और u की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, दैट इज -30, और f की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 1/10 माइनस माइनस प्लस, और प्लस उधर जाके माइनस, और इधर क्या बचेगा 1/v। चलिए अब इसमें एलसीएम लो, बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 1/v इज इक्वल टू 30, नाउ इट इज 3 माइनस 1, 1/v इज इक्वल टू 2 अपॉन में 30, 1/v इज इक्वल टू 1/15, इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी +15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू अगर +15 सेंटीमीटर आ गई है इसमें, तो इसका मतलब आप नेचर ऑफ इमेज भी बता सकते हो, v की वैल्यू प्लस आने पर आपको क्या बताएगी, रियल एंड इन्वर्टेड बताएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अलग से आपको पोजीशन इसमें मेंशन करनी है। पोजीशन की अगर हम बात करें तो अलग से आपको लिखना है पोजीशन। प्लस की वैल्यू कहां होती है, लेंस के पीछे, तो बिहाइंड लेंस एट 15 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो दैट बिकम्स रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इसी में आपको रे डायग्राम बनाने को भी आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हो रे डायग्राम भी। इसमें आपको u की वैल्यू दी थी 30 और फोकल लेंथ दी थी आपको 10 सेंटीमीटर। इसका रे डायग्राम आप कैसे जज करोगे कि कौन सा रे डायग्राम इसमें बनेगा, तो बहुत आसान है। कॉन्वेक्स लेंस आपने बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस पॉइंट, जिसकी बीच की वैल्यू है 10। अगर यहां पे आप 2f लोगे तो 2f की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ की डबल, दैट बिकम्स 20, और ऑब्जेक्ट है 30 पर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट रखी जाएगी 2f के पीछे। बस आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, और अगर आपको यह पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखी जाएगी, तो अगर आपको याद होगा जब हमने रे डायग्राम पढ़े थे, जब ऑब्जेक्ट को हम 2f के पीछे रखते थे तो उसकी इमेज कहां बनती थी, उधर बिहाइंड द लेंस f एंड 2f के बीच में बनती थी। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। अब इसको दो रूल्स आपको फॉलो कराने हैं। एक रे लिया आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किससे जाएगी, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है f2 एंड 2f2 के बीच में, और यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। चलिए अब इसमें बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन भी पूछा गया था कि मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, v/u से। v की वैल्यू आई थी +15 एंड u की वैल्यू थी -30। अब इसको आप कट करोगे, ये आपका आएगा -0.5, और मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन के लिए मैंने बताया था साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस आने पर ही क्या बताएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बताएगा।
ऑलरेडी ये बात हम बता चुके हैं, यहां से भी आप पता लगा सकते हो कि इमेज का नेचर क्या है। साइज की अगर आपको बात करें, एग्जैक्ट साइज आपको यहां से भी पता चल सकता है कि जो साइज है वो हाफ होगा, क्योंकि 0.5 आया है, हाफ एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था वो फॉर्मूला? एच आई अपॉन में एच नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। एच आई की वैल्यू हमें निकालनी है, एच नोट की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमेशा वाई एक्सिस में रखते हैं उसको ऊपर की तरफ, और वाई एक्सिस की वैल्यू इधर हमेशा किस में जाएगी? पॉजिटिव में जाएगी। दैट वाज गिवन 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर है, और v और u का रेशियो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1/2। 2 से 2 कटा तो हाइट ऑफ इमेज एक्चुअल में निकल के आ गई कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आप सारे कॉन्सेप्ट लगा के उसको सोल्व कर सकते हो। देख सकते हो आप सब कुछ एक बार दोबारा से। फॉर्मूला आपको लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, देन आंसर आपका निकल के आएगा यहाँ पे v का वैल्यू। v से आपको दो चीजें पता चल जाएगी, पोजीशन एंड नेचर। नेचर आपको किससे पता चलेगा? नेचर आपको पता चलेगा v की वैल्यू पर जो आपका साइन आया है। उसके बाद रे डायग्राम अगर बनाने को दे दे, ज्यादातर जितने भी होम एग्जाम या बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें रे डायग्राम पूछा जाता है न्यूमेरिकल के अंदर। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर रे डायग्राम का कैसे जजमेंट करे कि कौन सा रे डायग्राम बनाना है। तो बस सिंपल आपको फोकल लेंथ देखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां रखी है, और उसके बेस पर आपको जज कर लेना है कि रे डायग्राम कौन सा होगा। देन मैग्निफिकेशन एंड देन हाइट ऑफ इमेज। चलिए अब अगर इसमें हम बात करें साइन कन्वेंशन की, दैट इज ऑफ, देखिए यहां से आप देख सकते हैं साइन कन्वेंशन हम बात करेंगे अब कॉनकेव लेंस की। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, ये लेंस फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देख लिया है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी और यू के रेस्पेक्ट में भी हम देख चुके हैं। अब यहां पे कॉनकेव लेंस की और बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस में आप देखोगे बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, दैट इज अबाउट फोकल लेंथ। दिस इज कॉनकेव लेंस, इसकी जो फोकस पॉइंट आपको मिली थी वो इधर मिली थी, और इधर की वैल्यू हमेशा किस में होगी? नेगेटिव में। तो जो फोकल लेंथ होगी इसकी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो इसका मतलब अगर कॉनकेव लेंस आपको गिवन है तो उसकी फोकल लेंथ किस में लेनी है? नेगेटिव में। और बहुत आसान है इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा किस में आएगी? माइनस में। यू के लिए यूनिवर्सल है, माइनस में ही लेना है। v की वैल्यू अगर इसमें हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि v की वैल्यू इस वाले केस में हमेशा इधर बनी थी, वर्चुअल इमेज बनती थी, और वर्चुअल नेगेटिव साइड में वो जा रहा है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, और हमेशा इसमें क्या लेना है? माइनस। कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल में कभी भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो वर्चुअल है, सिंपल आपको ये कहा जाता है इमेज बनी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो रियल है या वर्चुअल है, उसी के अकॉर्डिंग हमने साइन लेना है। उस टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो कॉनकेव लेंस है और उसमें हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज लेंस के केस में v की वैल्यू हमेशा किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। इसमें भी आप लेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू पुट करोगे और आसानी से आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए इसके भी एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। यस, दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है इसमें आपको 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाई। इसको बहुत से बच्चे गलती से u ले लेते हैं, इट्स नॉट u, दिस इज द वैल्यू ऑफ h नोट। h नोट को हमेशा किस में लेते हैं? पॉजिटिव में, प्लस का 4 सेंटीमीटर। उसको रखा गया है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा माइनस 15 सेंटीमीटर गिवन है। आपको कैलकुलेट करनी है v की वैल्यू। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू -15, v हमें कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू -20। 1/-15, 1/v, और माइनस माइनस प्लस। यस, आफ्टर दैट v हमें कैलकुलेट करना है -15 एंड +20 इधर आके -20। आप इसका एलसीएम लोगे
जो दोनों में कॉमन है कितना आएगा एलसीएम 60, इधर आएगा -4 -3, नाउ इट बिकम्स v इज इक्वल टू 60 अपॉन माइनस का 7। इसको जब आप कट करोगे आप डेसिमल में भी आंसर बता सकते हो इसका सिंपली, अदरवाइज आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, तो v की वैल्यू ये आ जाएगी। इसमें अगर मैग्निफिकेशन, अब यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज पूछा है, अब यहाँ पे देखो अब v की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में, और अभी हमने पढ़ा था कि v की वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आफ्टर दैट इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने, और एक एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो इसमें। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन की इसमें बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा v अपॉन यू। आप इसमें वैल्यू रखो 60 अपॉन 7 एंड u की वैल्यू आपको इसमें गिवन थी, दैट वाज 20। वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे -20, इट बिकम्स 3 अपॉन 7 माइनस का। अगर मैग्निफिकेशन माइनस से माइनस कैंसिल, नाउ इट बिकम्स पॉजिटिव आंसर। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हमेशा क्या बताएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है बच्चों इसमें कि जो साइन कन्वेंशन बदला है, जो v के लिए हम माइनस मिरर के केस में बताते थे कि रियल इमेज है, अब v की वैल्यू माइनस वर्चुअल बता रही है, लेकिन मैग्निफिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मिरर के केस में भी मैग्निफिकेशन माइनस आने पे रियल बताता था, और लेंस के केस में भी मैग्निफिकेशन माइनस आने पे रियल ही बताएगा। सेम मैग्निफिकेशन प्लस आने पे हमेशा क्या बताएगा, वर्चुअल ही बताएगा। तो आपने देखा कि इसमें वर्चुअल इमेज ही बनती है। साइज आप यहां से भी देख सकते हो कि इसमें जो मैग्निफिकेशन में न्यूमिरेटर 3 है, इसका मतलब जो वैल्यू है न्यूमिरेटर की वो डेनोमिनेटर से छोटी है, तो ये जो मैग्निफिकेशन 3/7 है ये एक्चुअल में 1 से छोटा है। और मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा होगा तो साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। और जब आपने कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम बनाए थे तो आपने देखा था कि हाँ, उसमें जो इमेज बनती थी वो हमेशा कैसे बनती थी, डिमिनिश्ड बनती थी। और अगर एक्चुअल साइज इसमें निकालना पड़ जाए तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन यू। अब यहां पर hi की वैल्यू आपको निकालनी है, h0 की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ली थी 4, v और u की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, उसका रेशियो 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे यहां पर hi इज इक्वल टू 3 इंटू 4/7, दिस बिकम 12/7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो सारी पुट करके आप आसानी से हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो है ये इलेक्ट्रिक पावर नहीं है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक पावर जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसमें आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक पावर जो होती थी उसकी एसआई यूनिट वोट होती थी, और कोई भी अप्लायंस कितना एनर्जी बना रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट था। पावर ऑफ लेंस में पावर को पी से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन ये जो होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, और फोकल लेंथ को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, और फिर उसका रेसिप्रोकल करके आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। और यहां पर जो पावर की एसआई यूनिट आएगी वो डायोप्टर आएगी। तो सिंपल वर्ड्स में इस फॉर्मूला से डेफिनेशन बन सकती है पावर ऑफ लेंस की, कि पावर ऑफ लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, और फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में। तो पावर ऑफ लेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। सेकेंडली, अगर मैं इसको आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज बताऊं तो पावर का मतलब होता है कि अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, इसका मतलब वो रेज को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, और अगर वो कॉनकेव लेंस है तो वो रेज को कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, ये मतलब होता है पावर का। फॉर्मूला वाइज ये ऐसे बनेगा। अगर यहां पर आप इसकी एसआई यूनिट की बात करोगे, इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर, और डायोप्टर को हमेशा कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे जब कई बार आप अपनी आई टेस्ट वगैरह कराते हो तो उसमें जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये वाला जो
लेंस है ये आपको स्पेक्स में लगवाना है, तो उसके जो पावर लिखी होगी उसके आगे आपको कैपिटल डी लिखा हुआ मिलेगा। कैपिटल डी का मतलब क्या होगा? डायोप्टर ही होगा। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है कई बारी, डिफाइन वन डायोप्टर। अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/f, यहां पे हमने वन डायोप्टर लिया तो यहां पे फोकल लेंथ को क्या लोगे? 1 मीटर लोगे। तो वन डायोप्टर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, और जब आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो पावर कितनी आएगी? 1 डायोप्टर ही आएगी। तो यहीं पे लिखा हुआ है वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इसका मतलब वन डायोप्टर ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट कंसेप्ट फॉर ऑफ दिस चैप्टर। होप सो कि आप सभी ने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझे होंगे। जो भी आपको डाउट्स है आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स रिजोल्व किए जाएंगे। जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।